तो कैसे हैं आप लोग? आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक्स मैंने बता रखा है। स्टार्ट करने से पहले वही थोड़ा सा सजेशन है कि आप सेफ रहें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, बाहर मास्क लगा के जाएं, डिस्टेंस मेंटेन रखें। कई जगह देखा है मैंने कि हम तो डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं लेकिन दूसरे वाले घुस जाते हैं बीच में, तो ठीक है यार, हम उनको नहीं समझा सकते, डिस्टर्ब है माइंड से, खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। तो बेटर है कि भैया हम साइड कर दे रहे हैं, यार तुम जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा लेट सही। तो मैं यही कहूंगा कि आप खुद को संभालिए, दूसरों को मत समझाइए, जिनको नहीं समझना है उनको नहीं समझना है। तो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो लास्ट क्लास में कराया था कि सेट होता क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपको पता होगा क्या है, वेल डिफाइंड होगा वो, ठीक है। आप बेसिक लेक्चर देख सकते हैं जाके। उसके बाद सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम इनमें एलिमेंट्स को लिखते हैं एक्स वाई जेड। एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है एक्स सच दैट एक्स इज फलाना फलाना, जो भी है वो हम मेंशन कर देते हैं। ये रोस्टर या टेबलर फॉर्म होता है, इसको हम सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। ये बेसिक चीजें बता रखी थी। नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 0 1 2 सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडेड होते हैं। देखिए आप 0 हटा देंगे तो पूरे नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, तो होल नंबर में 0 भी मिल जाता है। रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, सारे रैशनल इररेशनल नंबर्स सारे मैंने बता रखे हैं, आप बेसिक जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें इसमें यूज होंगी जो आपको पता होना चाहिए। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ये बताना है कि ये सेट है कि नहीं है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है तो सेट होगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कह रहा है कि पूरे साल में जो महीने जे से स्टार्ट होते हैं ना, उनका कलेक्शन क्या सेट होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये फाइनाइट है। आप किसी बंदे से भी लिखवाइएगा, किसी स्टूडेंट से भी लिखवाइएगा, कोई वेरी नहीं करेगा, सारे वही एलिमेंट्स लिखेगा। मे बी ऑर्डर वेरी कर सकता है, और एलिमेंट्स मैंने सेट में बता रखा है ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप 2 4 6 लिखे या 6 4 2 लिखे तो वो रिजल्ट सेम ही देता है। तो हाँ, ये बिल्कुल ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, जनवरी जून जुलाई। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, ये करली ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है। तो कोई लोग ऐसे ब्रैकेट में मत लिखिएगा, ऐसे ब्रैकेट में मत लिखिएगा, ठीक है। सेट को हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखना है। अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये दो मेथड्स आप नहीं लिख सकते, ये गलत है, इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। पहली बात तो इन्होंने मेंशन नहीं किया किस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि किस मतलब होता है ना कि किसको किसको किसी को कोई अच्छा अवार्ड मिला है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपके हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और होंगे, शायद आपको नॉवेल्स वगैरह पढ़ना पसंद हो, या किसी को स्पोर्ट्स या किसी को मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद हो, तो उनके हिसाब से ये आंसर्स वेरी करेंगे। तो नहीं, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ये भी वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं बच्चे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को बताना है, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, चॉइस पे वेरी करेगा। तो ये देख लीजिए, ये आप कलेक्शन नहीं बना सकते इसका, हर एक पर्सन का अलग आंसर आएगा, तो ये भी एक सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लासरूम। देखिए ये क्या वेल डिफाइंड है, इसमें क्या किया हमने, सबको कंबाइन कर लिया। ये नहीं कहा है कि 5 बच्चे या 6 बच्चे या 4 बच्चे, गर्ल्स बॉयज, इन्होंने क्या किया, मेंशन कर दिया कि सारे लड़के, पूरे क्लास के सारे लड़के। तो अगर आप सोचो, आप अपने स्कूल के किसी भी शख्स, किसी भी पर्सन से अगर ये पूछेंगे कि मेरे क्लास के सारे लड़कों का कलेक्शन, तो वो हर एक बंदे का नाम लिखेगा, उसको पता होगा। तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये वेल डिफाइंड है। यस बिल्कुल है, आपको सारे बच्चों के नाम लिखने पड़ेंगे यहाँ कॉमा लगा के। तो हाँ, ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखिए द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स
पूरा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होता है। यहाँ तो इन्होंने लिमिट भी लगा दी है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिल्कुल है, ये फाइनाइट है और वेल डिफाइंड भी है। 1 2 3 4 से लेकर के 99 तक जाना है, क्योंकि लेस देन 100 लेना है, लेस देन और इक्वल टू 100 नहीं लेना है। हमें 100 से छोटे नेचुरल नंबर चाहिए, तो 1 से लेकर 99 तक के नंबर हो जाएंगे। आई होप इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अगर हम ये कह देते कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट नॉवेल्स, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप देखिए ना, कभी कभी जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वो मूवी हमको बड़ी पसंद आती है, लेकिन मेरे पड़ोसी को या क्रिटिक्स को अच्छी नहीं लगती। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो मूवी आपको पसंद है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे वाले को भी पसंद हो। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जो चीज आपको पसंद है, ये जरूरी नहीं कि वो हर एक पे लागू हो। तो जो वेल डिफाइंड होता है वो हर एक पे लागू होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि नॉवेल हम सिर्फ ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं फला राइटर की नॉवेल्स का कलेक्शन बताना है। अब वो अच्छी है नहीं है उससे मैटर नहीं करता है। इन्होंने कहा है कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय दिस राइटर। हाँ, इस राइटर की जितनी भी नॉवेल्स हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये वेल डिफाइंड है और ये कलेक्शन बनाया जा सकता है। आप इसमें जो भी नॉवेल्स के नाम है वो आप लिख सकते हैं। आगे जो भी है, मुझे नाम नहीं पता है, आप इनको बना सकते हैं। यस, हाँ, ये वेल डिफाइंड है और जितनी भी नॉवेल्स के नाम है वो आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आपको सिर्फ लिखना है हाँ, ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। हमें एक पर्टिकुलर राइटर की नॉवेल्स लिखनी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी एक, देखिए, इनफाइनाइट और फाइनाइट वो अलग की बात है कि बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे या बहुत कम नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे वेल डिफाइंड है कि जितने भी, देखिए मैंने ये कहा था ना कि अभी आपकी क्लास में मैं एंटर किया, मैंने कहा कि 5 बच्चे खड़े हो जाएं, तो वो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं था। 5 बच्चे कोई भी हो सकते थे, उसमें गर्ल्स भी हो सकती थी, बॉयज भी हो सकती थी, बॉयज भी हो सकते थे, ठीक है। तो वहां पे वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं कह दूं कि पूरे बच्चे खड़े हो जाएं, तो वो एक वेल डिफाइंड है। वो कलेक्शन कोई भी अगर आगे दे के वो स्टेटमेंट देगा तो सारे बच्चे ही खड़े होंगे। तो ये यहाँ पे क्या है कि हम सारे इवन नंबर्स का काउंट करे ले रहे हैं। तो सारे इवन नंबर 2 4 6 8, इवन माइनस वाले भी आ जाएंगे एंड सो ऑन। हम सारे इवन इंटीजर्स काउंट कर लेंगे, तो हमारा वो एक वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। अब कितने एलिमेंट आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस वाले भी हमें लिख दे रहे हैं, -2 -4 -6 एंड सो ऑन। तो इवन नंबर जितने भी हैं सारे हम कलेक्ट कर लेंगे, उनको एक जगह रख देंगे। हाँ, ये वेल डिफाइंड सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता द कलेक्शन ऑफ 5 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता। वो कोई पर्सन अपने हिसाब से अच्छे क्वेश्चन लिखता, कोई इजी क्वेश्चन लिखता। लेकिन अगर मैंने सारे क्वेश्चंस काउंट कर लिए तो वेल डिफाइंड है। आप किसी भी स्टूडेंट से कह दोगे कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाइए, तो वो सारे क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन चाहिए है। हम सारे क्वेश्चंस लिख देंगे, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या आपको लगता है ये वेल डिफाइंड है? ये भी प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। हो सकता है कि कोई जानवर यहाँ मिलता ही ना हो जो वहां पे बहुत डेंजरस हो, या जो यहाँ पे बहुत डेंजरस हो इंडिया में, हो सकता है अदर कंट्रीज में वो हो ही ना। तो ये हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते इसको, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये कलेक्शन सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ बताना था सेट है कि नहीं है, यानी वेल डिफाइंड है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये सेट दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि ये जो स्पेस दे रखे इसमें ये सिंबल आएगा या ये सिंबल। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। कहने का मतलब है कि ये एलिमेंट क्या इस चीज का हिस्सा है या नहीं। अगर है तो ये सिंबल लगाना है, और अगर नहीं है तो ये वाला सिंबल फिल करना है। ये सिंबल बनाना बहुत इजी होता है। सीधा सी बनाइए और बीच में एक लाइन खींच दीजिए, और अगर क्रॉस कर देंगे तो डज नॉट हो जाएगा, यानी वो उसका हिस्सा नहीं है। आपको बस इसके एलिमेंट्स देखने और देखने कि क्या ये इसमें है। अगर है तो ई लगाना है, नहीं है तो उसको क्रॉस वाला लगा देना है। क्या 5A में है? बिल्कुल 5A में दे रखा है,
तो 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या 0 दे रखा है? 0 भी नहीं दे रखा है। क्या 4 दे रखा है? बिल्कुल 4 दे रखा है। क्या 2 दे रखा है? हाँ बिल्कुल 2 दे रखा है। क्या 10 इस सेट का हिस्सा है? नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट का हिस्सा नहीं है। जहां जहां एलिमेंट नहीं है वहां डज नॉट लिख देंगे कि हाँ ये इस सेट का हिस्सा नहीं है, डज नॉट बिलोंग। आई होप इतना क्लियर है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए। सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअली होता क्या है कि हम लैंग्वेज के फॉर्म में सेट को लिख देते हैं, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। वो यूजफुल बहुत होता है हमें जब बड़े बड़े नंबर्स को लिखने होते हैं, जैसे 1 से 1000 नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है, तो सिंपली हम उसको ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे है इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये तो हम सेट उससे रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सोचो 100, 1000, 2000 नंबर होते तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि x एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 1000 है, 10,000 है। तो यहाँ पे बस हमें ये लैंग्वेज लिखनी पड़ती, हर एक नंबर्स को बार बार नहीं लिखना पड़ता। आई होप इतना क्लियर है। इसीलिए ये काफी यूजफुल होता है कंपेयर टू रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म हमारा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए बहुत इजी होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसको हमें सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है। x एक ऐसा एलिमेंट है x सच दैट, इसका मतलब सच दैट होता है x इज एन इंटीजर एंड वो कहां से कहां तक है। तो अगर x हमारा एक इंटीजर है, तो इंटीजर्स कैसे लाई करते हैं देखिए जरा। अगर हम रियल एक्सिस बनाएंगे -3 से 7, तो पहले तो हम 0 बना ले रहे हैं, इधर माइनस 1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, इस साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यही तो सारे इंटीजर बनेंगे इस डेटा के हिसाब से। लेकिन हमको -3 नहीं लेना है, क्योंकि लेना होता तो ये इक्वलिटी का साइन होता, अगर 7 भी लेना होता। लेकिन हमको ये एंड नंबर्स नहीं लेने, तो हमको 3 और -7 नहीं लेना है, यानी हमको ये नहीं लेना है और ये नहीं लेना है। इनके बीच के सारे इंटीजर्स को हमें सेट में लिख देना है। तो इनके बीच के कितने इंटीजर हैं? ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आई होप इतना क्लियर है। देखिए x एक इंटीजर है और x कहां से कहां तक था, इनके बीच में। तो बीच के जो पॉइंट वाले नंबर है उनसे हमें मतलब ही नहीं था, हमें सिर्फ इंटीजर्स को बताना था। तो हमारा इंटीजर ये आ जाएगा। ये देखिए ये रियल एक्सिस पे ऐसे तो लिखेंगे हम, -3 से ऐसे चलते चले जाएंगे, प्लस उस साइड हमें 7 से छोटा और -3 से बड़ा नंबर चाहिए था, और वो भी इंटीजर चाहिए था, वो मैंने मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर्स है, और किससे छोटे हैं? 6 से छोटे। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा। 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अगर यहाँ लेस देन 6 लिखा है, अगर लेस देन और इक्वल टू 6 लिखा होता तो हम 6 भी लेते, लेकिन लिखा नहीं है तो हम 6 नहीं लेंगे। आई होप इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट है x is a 2-digit number such that sum of digit is 8। इन दोनों से तो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा। देखिए कैसे करेंगे, यानी कि कह रहा है कि एक सेट में नंबर्स दे रखे 2 डिजिट के नंबर। तो पहले बात आप बताइए 8 आएगा कैसे, किन डिजिट्स को ऐड करने से 8 आएगा। तो पहले अगर हम 1 पकड़ ले, 1 में क्या ऐड करेंगे हम? 7, तो क्या मिलेगा? 8। 2 में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। 3 में हम 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। इतना क्लियर है। और 4 में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। तो हमको वो डिजिट्स पता चल गई, वो डिजिट्स पता चल गई जिनको ऐड करने से 8 मिलता है। तो अब नंबर तो हम बना ही सकते हैं, यानी कि एक नंबर तो 17 बनेगा। हमें क्या बताना है, देखिए कह रहा है कि x एक ऐसा नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, जिनकी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 8 आना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। तो 8 देखिए एक साथ से आएगा, 2 6 से आएगा, 3 5 से आएगा। अब आगे पीछे हो ऐसा मैटर नहीं किया कि बड़ी डिजिट आगे हो छोटी डिजिट पीछे हो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो हर एक के 2 नंबर बन जाएंगे। तो थर्ड वाले के ऑप्शन सी सेट कितना आ जाएगा? एक तो 17 हो सकता है, एक तो 26 हो सकता है, एक तो 35 हो सकता है, और एक 44 हो सकता है। अब अगर हम इनको उल्टा कर दें, इसको उल्टा करने से कोई 44 ही मिलेगा, इसको उल्टा कर देते हैं
तो इसको उल्टा कर देंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 53 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो 62 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो 71 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। और कोई नंबर है जिसको ऐड करने से 8 मिलेगा? एक नंबर हम लोग भूल रहे हैं, वो है 0 में अगर हम 8 ऐड कर देंगे तो 0 में 8, 0 8 मत लिख दीजिएगा, ये सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन हमको डबल डिजिट नंबर चाहिए तो 8 0 लिख देंगे, यानी 8 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो 8 में 0 ऐड करना है, इसका मतलब है हमारा एक नंबर और आएगा, वो है 80 खुद। आई होप इतना क्लियर है। अब कोई नंबर नहीं छूट रहा है, आप कोई भी 2 डिजिट्स उठा लीजिए, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो सम हमेशा 8 आएगा। आप इसको भी ऐड करेंगे तो 8 ही मिलेगा। और हमको यही बताना था कि हमें ऐसे नंबर्स का सेट बनाना है 2 डिजिट के, जिनको जोड़े तो 8 आना चाहिए। आप देख लीजिए सारे नंबर्स हैं। आई होप इतना क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आप डिजिट लिख लीजिए, किनको जोड़ने से या मल्टीप्लाई कराने से हमारा रिजल्ट मिल रहा है, अब उनका स्वाइप कराने से भी आंसर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन दे रखा है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर हम 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x एक ऐसा प्राइम नंबर है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो पहले हम 60 के डिवाइजर निकाल लें, ठीक है। 60 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 आएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 टाइम जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 60 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड तो इसके देखिए 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, 20 से भी, 60 से भी, एंड सो ऑन, जो भी निकले आगे। लेकिन मुझे कैसा चाहिए था, मुझे चाहिए था प्राइम नंबर। हमें वही फैक्टर लिखना है सेट में जो प्राइम, इनके फैक्टर्स में जो प्राइम नंबर हो हमें वही सेट में डाल देना है, बस यही आंसर है हमारा। देखिए क्या कह रहा है, एक्स, ये वाला क्वेश्चन है, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो हमें इसमें से वो प्राइम नंबर्स उठाने हैं जो इसके फैक्टर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 है, 3 है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2, 3 और 5। इसके अलावा कोई नंबर आप बताइए जो खुद से डिविजिबल हो और इसको भी डिवाइड कर रहा हो। 8 नहीं ले सकते आप, 12 नहीं ले सकते क्योंकि 12 प्राइम नंबर नहीं है। 12 खुद 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 6 से, 4 से, 3 से। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड, यानी उसके 2 ही फैक्टर होंगे, वो नंबर खुद और 1। तो ये वो नंबर है जिनके 2 ही फैक्टर हैं, या तो वो नंबर खुद और 1। 5 का 1 5, 3 का 1 3 और 2 का 1 और 2, यही फैक्टर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 5 को सिर्फ 5 डिवाइड कर सकता है या 1 डिवाइड कर सकता है। 3 को या तो सिर्फ 3 डिवाइड करेगा या 1 डिवाइड करेगा। आई होप इतना क्लियर है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री के आपको सिंपली सेट बना देना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का सेट क्या हो जाएगा, आपको सिंपली ई एक सेट ऐसा बनाना है जिसमें इनके लेटर्स लिखे हों। तो हमें टी मिल रहा है, और जो रिपीट होता है हम उसको एक ही बार लिखते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है उसको। 2 2 आ रहा है 2 बार तो हम 2 2 लिखेंगे। सेट में एक ही बार लिखा जाता है। टी अभी तो सब एक बार मिल रहे हैं, RIGO N, देखिए N के बाद O फिर आ रहा है, लेकिन हम O लिख चुके हैं तो अब हम O नहीं लिखेंगे, O को स्किप कर देंगे। M आ रहा है, E आ रहा है, T आ रहा है, T हम लिख चुके हैं, स्टार्टिंग में ही लिख चुके हैं। R भी लिख चुके हैं हम, Y नहीं लिखी हमने तो Y लिख दिया हमने। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप इतना क्लियर है। मुझे लग रहा है लाइट की दिक्कत है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिंपली इनके लेटर्स का यूज करके सेट बनाना है, और सेट में हम कोई भी लेटर वर्ड रिपीट नहीं करते, नंबर रिपीट नहीं करते। जो 2 बार आ रहा है 3 बार आ रहा है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटर वर्ड के लेटर्स का यूज करके हमें सेट बनाना है। तो सेट क्या बन जाएगा, इसका आंसर तो सेम इसी तरीके से है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BETR
टी, देखिए टी 2 बार आ रहा है, ई भी लिख चुके हैं हम, और आर। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, इसका उल्टा था। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दे रखा था और हमें रोस्टर फॉर्म बनाना था। यहाँ रोस्टर फॉर्म दे रखा है, देखिए कॉमा लगा के लिखे हुए एलिमेंट्स, इनको हमें सेट बिल्डर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको बस देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हमें पैटर्न पहचानना होता है, किस फॉर्मेट में ये नंबर से लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें उसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देना होता है कि हाँ सर ये इस फॉर्मेट में लिखे हुए, सारे नंबर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, या क्यूब होंगे या स्क्वायर होंगे या किसी फॉर्मेट में लिखे होंगे। आपको बस वो फॉर्मेट पकड़ना होता है और हमें वो जनरल फॉर्म लिख देना होता है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। पहले देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि 3 के मल्टीपल में चल रहे हैं। 3 का स्क्वायर क्यूब भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो यहाँ 9 होना चाहिए था, क्यूब होता तो यहाँ 27 होना चाहिए था। लेकिन हाँ 3 का है, फिर 3 का डबल हुआ, फिर 3 का 3 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, यानी ये सिंपली है क्या 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 1 2 3 है, 3 इंटू 4 है। अब देखिए नंबर चेंज कहाँ पे हो रहा है, 3 तो कांस्टेंट हर जगह, ये चेंज हो रहा है, यानी ये 3n टाइप के नंबर है, n बदल रहा है हमारा, उसी हिसाब से हमारा नंबर ही बदल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोई सेट हम माने ले रहे हैं, ये a है, a इज इक्वल टू x सच दैट x की वैल्यू है कितनी, 3n टाइप की। भाई देखिए 3 तो कांस्टेंट हर जगह 3 है, उसके साथ नंबर बदल रहा है, यानी ये वैल्यू चेंज हो रही है, वो हमने मान ली n है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं वेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। कहने लेस देन 5 का मतलब है कि आपको 5 नहीं लेना है, 5 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है। देखिए लेस देन 5, x की वैल्यू 3 टाइम्स n है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। और आप ऐसे भी लिख सकते थे x सच दैट x इक्वल टू 3n, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 4। ये कॉमा लगा हुआ है, यानी x हमारा नेचुरल नंबर है और वो 4 और 4 से छोटा है, यानी कि 1 2 3 4 ले सकते थे, क्योंकि मैंने इक्वलिटी भी लगा रखी है। तो दोनों फॉर्मेट आपके क्लियर हो गए होंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ना नंबर्स किस फॉर्मेट में चल रहे हैं, नंबर्स हमारे क्या 2 के मल्टीपल में चल रहे हैं या 2 की पावर में चल रहे हैं, तो वो आपको पता करना है। अगर 2 के मल्टीपल में होते तो 2 के बाद 4 आता, फिर 6 आता, फिर 8 आता। यहाँ पे नंबर क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, मतलब पावर में चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वहां पे नंबर्स कैसे चल रहे हैं, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 तक जा रहा है। यानी चेंज क्या हो रहा है, देखिए सब में 2 तो कांस्टेंट है, यानी इसको अगर आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर n हो रहा है कि नहीं, n की वैल्यू बदल रही है जैसे जैसे आप n चेंज करते जा रहे हैं, और भी n की वैल्यू कैसे बदल रही है, नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में। जीरो कहीं नहीं है, अगर होल नंबर होता या निगेटिव नंबर नहीं है तो वो सिर्फ नेचुरल नंबर से दे रखा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कोई सेट a मान लिया हमने, ये है x इज सच दैट x की वैल्यू है क्या, 2 की पावर n है, वेयर n इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आप ये लिख सकते हैं, वो मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में नेचुरल नंबर्स, या आप ऐसे लिख सकते थे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू लेस देन 6 है, या इक्वलिटी लगाएंगे तो 5 है। आई होप इतना क्लियर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए किस फॉर्मेट में चल रहा है, क्या 5 के मल्टीपल में चल रहा है नंबर। अगर 5 के मल्टीपल में होता तो 5 के बाद 5 का डबल 10 आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, ये भी इसी पैटर्न में। यानी यहाँ पे नंबर 5 की पावर में 1 दे रखा है, 5 की पावर में 2 दे रखा है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4,
तो सेम क्वेश्चन है, थर्ड वाले का जब आप आंसर लिखेंगे, थर्ड वाले का आंसर कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n है यहाँ पे, और n क्या है हमारा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4, हम 4 तक ही जा रहे हैं वहां पे। तो ये आपका थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा। देखिए 5 की पावर में चल रहे थे तो हमने 5 की पावर में लिख दी है, वेयर यहाँ लिख दीजिएगा n नेचुरल नंबर है और वो 4 से छोटा है, 4 और 4 से छोटा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या ये 2 की मल्टीपल में चल रहा है कि 2 की पावर में चल रहा है, क्योंकि हमें 2 दिख रहा है हर जगह एक्स्ट्रा, तो मुझे दिख रहा है 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, अगर पावर होता तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 आना चाहिए था। देखिए तो पावर तो नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है। ये कैसा है, इस वाले सेट में देखिए क्या दे रखा है, 2 into 1 दे रखा है, 2 into 2 दे रखा है, 2 into 3 दे रखा है, तो आगे 2 into 4 आया होगा, एंड सो ऑन। आगे नहीं बता रहा कहां तक जाना है हमें, तो हमें जानना भी नहीं है, जाने दो, हमें तो जितना चाहिए पता चल गया कि 2 के मल्टीपल में। तो सेट कैसे बनेगा, a is x such that x की वैल्यू है 2n टाइप की, और n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहां तक जाना है ये इन्होंने भी मेंशन नहीं किया है, तो हम भी मेंशन नहीं करेंगे। बाकी सारे पार्ट्स में मेंशन कर रहे थे कि हमें 4 तक जाना है या 5 तक जाना है, तो हम मेंशन कर रहे थे। यहाँ पे 2 देखिए 5 तक गए थे, यहाँ पे 4 तक गए थे, तो हम मेंशन कर रहे थे। नहीं मेंशन किया तो हम भी मेंशन नहीं करेंगे, आपको जहां तक जाना है हम वहां तक जाएंगे। तो हमने बस इतना बता दिया कि वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो हमने बस मेंशन कर दिया कि जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। आई होप इतना क्लियर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट इसका, सॉरी फिफ्थ नंबर नहीं है, 149 ये क्या है, क्या क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या पावर में चल रहा है। आप देखिए ना, 1 के बाद 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब है हर एक नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, नेचुरल नंबर्स का, यानी 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, आगे 4 का स्क्वायर होगा, और आगे 10 का स्क्वायर दे रखा है, यही तो दे रखा है। तो हम सेट को ए माने ले रहे हैं, तो वो है x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखिए अभी पावर कांस्टेंट है तो पावर यहां भी कांस्टेंट रहेगी, ये बेस नंबर चेंज हो रहा है तो मैंने n लिख दिया था यहाँ पे। देखिए जो चेंज हो रहा है वही लिखते, वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी हमारा n क्या है, वो नेचुरल नंबर है और वो 10 और 10 से छोटा है। देखिए हम 10 तक जा रहे हैं ना, 1 2 3 से लेकर के 10 तक जा रहे हैं, और नेचुरल नंबर ही है हमारे। कितना क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे आ जाते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बस उल्टा पूछ रहा है यहाँ पे। पहले सिंपली दे देता था कि सेट बिल्डर में बदलना है या रोस्टर में बदलना है, यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज को क्या कर दिया इसने, कह रहा है कि लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। किस फॉर्मेट में हमारे सारे एलिमेंट दिखाई देते हैं, हमको पता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम सिंपली सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिख देते हैं, तो वो इसीलिए अच्छा नहीं होता रोस्टर फॉर्म, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को लिख नहीं सकते कहीं कहीं पे। आप सारे नेचुरल नंबर का सेट बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, लेकिन हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं सिंपली उसको, बट डेफिनेशन में लिख देना हमें, तो वो ज्यादा इजी मेथड होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें सिंपली इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो ये मतलब लिखा है कि सारे एलिमेंट्स लिखने, इसका मतलब हमें रोस्टर फॉर्म लिख देना है, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट दिख जाते हैं हमको। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक सेट दे रखा है, कह रहा है कि x एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे कैपिटल n से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसमें हमें इवन नंबर्स नहीं लिखने हैं, हमें सिर्फ ऑड नंबर्स का कलेक्शन बना देना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। कहां तक जाना है इन्होंने नहीं बताया है, और हमको भी ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कहां तक जाना है, हम भी नहीं मेंशन करेंगे। हमें सिर्फ जो बताया गया वो हमने लिख दिया, हमारा काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। यहां से यहां के बीच में जितने भी इंटीजर आएंगे इनको छोड़ के, क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी है और ये वैसे भी इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर होते तो हम इक्वालिटी देखते हैं। यहाँ पे तो हमें इंटीजर से मतलब है, देखिए हमें एक इंटीजर चाहिए और वो भी इनकी रेंज के बीच में चाहिए। तो भैया ये नंबर आएंगे कहां पे, देखिए जरा, ये 0 होता है
तो 0 के पहले -1 होगा, इसके इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा जाके। लेकिन ये जो सिस्टम है ये -1/2 है, यानी कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हाफ से। आई होप इतना क्लियर है। और 9/2 को आप डिवाइड करेंगे, एक्चुअली में 4.5 ही तो है, ये 4.5 है, यानी यहां कहीं पे बात कर रहे हैं, ये 4.5 होगा। आप रियल एक्सिस पे देखेंगे तो यही पैटर्न बनेगा ना। तो हमको यहां से लेकर के और इस 4.5 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं उन्हीं को लिख देना। तो आप देखिए -12 के बाद हमें 0 मिलेगा, 1 2 3 और 4 मिलेगा। हमें इंटीजर का ही सेट बनाना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4। आई होप इतना क्लियर है। देखिए हमने जो इन्होंने कहा था वो उतना रेंज बना दी, 4.5 और -12 के बीच में जितने भी नंबर दिखे हमें, इंटीजर दिखे, वो हमने एक सेट में डाल दिए, बस यही इनका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x इज एन इंटीजर बिटवीन दिस। तो ये एक इनइक्वालिटी दे रखी है, आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप बेसिक तरीका देखिए क्या है, इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं। अभी के लिए आप देख लीजिए जरा कि ये x की वैल्यू 4 से छोटी है, ठीक है, और x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। या आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या होता है कि आप इसको इधर ले आइए, तो x स्क्वायर -4 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 4 पे क्या लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन 0। देखिए जब हम लीनियर इक्वलिटी पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी आप देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं, रूट्स वो होते हैं जिनको रखने से वैल्यू 0 हो जाती है, यानी x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। रूट तो वही होते हैं ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसमें वैल्यू रखने तो 0 हो जाते हैं। तो ये देखिए इसका 2 रूट, इसको सिंपली 0 रख के निकाल लीजिए हर एक फैक्टर को, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी हम वैल्यू रखेंगे तो पूरा पूरा फैक्टर 0 हो जाता है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप इनको रियल एक्सिस पे प्लॉट कर दीजिए, यानी आप ये -2 पहले आएगा और फिर 2 आएगा, यही तो होता है। बीच में देखिए -1 0 भी आएगा, हमें उससे मतलब नहीं होता है, हमें पता होना चाहिए पहले कौन सा नंबर आएगा उसके बाद कौन सा नंबर, क्योंकि नंबर ऐसे बढ़ते हैं। तो पहले -2 आएगा फिर 2 आएगा, हमें क्या करना होता है, एक वेव बनानी होती है ऐसे ऐसे ऐसे, और राइट साइड से प्लस माइनस प्लस लिखना होता है। कहां से ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, इनइक्वालिटी जब हम पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, बहुत इजी तरीका होता है। इस साइड से हमको प्लस माइनस प्लस लिखना होता है। मान लिया यहाँ पे तो सिर्फ 2 रूट आ रहे हैं, मान लिया 4 रूट होते हैं, मान लिया कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनती है हमारी, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 मान लिया। इसको सॉल्व करना है तो हमें पता है रूट्स क्या आ जाएंगे इसके, 1 2 -3 और 4, इन सबको 0 रख के वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ से 4 आएगा। रियल एक्सिस पे सबको प्लॉट कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले -3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, और हम फिर वेव बनाते हैं ऐसे, इस साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। तो अगर 0 ये है तो 0 से बड़ा हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, और 0 से छोटा हमारा निगेटिव नंबर होता है। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें लेस देन चाहिए, और इक्वलिटी लगी होती है तो वो बस एंड पॉइंट के लिए होता है। अगर इक्वलिटी नहीं लगी है तो एंड पॉइंट को हम नहीं लेते। ये सारी डिटेल में मैं बताऊंगा आपको जब इनइक्वालिटी टॉपिक आएगा आपका। आप अभी बस यहाँ देखिए कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लेस देन 0 से छोटा मतलब हमें निगेटिव नंबर चाहिए, और निगेटिव नंबर हमारा इन दोनों के बीच में, और इक्वलिटी लगी मतलब हमें इन दोनों को भी लेना है, तो इनको भी सर्कल कर दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, x एक इंटीजर है, x कैसा है, एक इंटीजर है, किस रेंज में, इस रेंज में।
इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि हम फैक्टर बना लेते हैं, लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। अब हमें निगेटिव रीजन चाहिए था, ये देखिए माइनस लेस देन जीरो, इतना समझ में आ रहा है। तो लेस देन जीरो के लिए हमें निगेटिव रीजन चाहिए था, निगेटिव ऐसे वेव बनाया, प्लस माइनस लिख दिया, जहां निगेटिव आ रहा है उससे अगर पॉजिटिव लेते तो यहाँ से यहाँ मिलता। अब इसी के बीच में हमारा सारा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो इंटीजर इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में -1 भी होगा, 0 भी होगा और 1 भी होगा। आप कोई भी वैल्यू रखिए जरा, इसके बीच इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इवन आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। आप 1 रखिए जरा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 4 से छोटा है, बिल्कुल सही छोटा है। -1 रखिए जरा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 4 से छोटा है, बिल्कुल सही छोटा है। -2 रखिए जरा, -2 का स्क्वायर 4 देगा, क्या 4 छोटा है बड़ा बराबर है? हाँ 4 छोटा बराबर है 4 के। आई होप इतना क्लियर है। आप देखिए ना, ये पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। आपको सिंपली करना क्या होता है कि फैक्टर करना होता है। तो एक्स स्क्वायर -4 था, लेस देन 0 था, इसके x -2 x + 2 फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए था, हमने सारे नंबर प्लॉट कर दिए, ऐसे वेव बना दी हर एक नंबर से होते हुए, इस साइड से प्लस माइनस प्लस लिख दिया। लेस देन 0 है तो निगेटिव चाहिए होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, हमें निगेटिव चाहिए था। ये इनइक्वालिटी में बताऊंगा, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इजी तरीका होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। तो अब इस केस में हमारे पास इंटीजर्स चाहिए थे, तो इस रीजन में इंटीजर्स हमें एंड इक्वलिटी लगी है तो एंड वाले भी लेने, तो इसका मतलब है इसका सेट कितना बन जाएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 1 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी एक सेट है, इज अ लेटर इन द वर्ड। इनके लेटर्स का यूज करके हमें बना देना है, तो ये तो बहुत इजी है। एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा। एल फिर से नहीं लिखेंगे, फिर दो बार रिपीट हो जाएगा। एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ये भी इजी है, आप कर सकते हैं। जनवरी नहीं आएगा क्योंकि उसमें 31 डेज होते हैं, फरवरी आ जाएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आ जाएगा। तो उन सारे मंथ्स का कलेक्शन आपको लिख देना है सिंपली। फेब आ जाएगा, मार्च को छोड़ देंगे, अप्रैल आ जाएगा, तो इस टाइप के मई जून छोड़ देंगे, ये इस टाइप के सारे सेट आपको लिख देने जिन जिन मंथ्स का। और याद, एक्चुअली कभी कभी आप कंफ्यूज होता है ना किस में आएगा, तो याद रखने का तरीका क्या होता है, आप ऐसे काउंट करिए। जनवरी जो इन पॉइंट्स पे आएगा, जो ये जो पॉइंट होते हैं इन पे आएगा, इनमें 31 डेज हो गए, और जो इनके मिड में आता है उनमें 31 डेज नहीं होते। जैसे आप देखिए जनवरी, फरवरी में नहीं होते, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहीं से स्टार्ट करना, अगस्त, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, दिसंबर में होते हैं। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका है याद रखने का। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो समझ में आ रहा है कैसे याद रखना है। जनवरी में नहीं होंगे, फेब में होंगे, मार्च छोड़ देना है, अप्रैल में, जून में होंगे, जुलाई अगस्त में 31 डेज होते हैं, सितंबर में आ जाना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, याद रखने का तरीका होता है, ये एक तरीका है याद रखने का। जो इनके बीच में जो मंथ्स आएंगे वो 31 डेज के नहीं होते, 31 डेज नहीं होते, उसमें कम डेज होते हैं, और जो इन पॉइंट्स पे आएंगे उनमें 31 डेज होते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अगला देखिए क्या है, x इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के। कॉन्सोनेंट है, कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो आपका पूरा 26 लेटर्स होते हैं उसमें के पहले के सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। तो अगर आप एबीसीडी देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इसके पहले वॉवेल्स आपको हटा देने, क्योंकि हमको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट से मतलब है। ये देखिए ये कॉन्सोनेंट बता रहा है, तो उसके पहले वॉवेल्स क्या है, ए है, ई है, आई है, इनको हटा देना है और उनको सेट में डाल देना है। तो एफ क्या आ जाएगा, बी सी डी एफ जी एच और जे। और ये सारे के पहले के, प्रेसीड्स के इसके पहले के हैं। आई होप इतना क्लियर है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, सेट आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको मैच करना है। एक साइड रोस्टर फॉर्म दे रखा है, एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, पूछ रहा है कौन किसको बिलोंग करता है, सिंपली आपको मैच करा देना है। तो पहला सेट दे रखा है 1 2 3 6। देखिए सेट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं,
तो अगर यहाँ पे 1 2 3 4 दिया होता, 5 दिया होता तो समझ में आता कि नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पे तो आगे तो 6 आ गया। तो अब देखिए ये किससे मैच कर रहा है। हमें दिख रहा है 1 2 3 6, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 आ गया है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। हाँ 2 3 प्राइम नंबर होते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर तो इवन भी दे रखे, ये भी गलत हो गया। x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ये चीज सही है। x इज अ नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर्स भी हैं और डिवाइजर है, 6 के मल्टीपल या 6 के फैक्टर हम कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। आप देखिए सारे 6 के मल्टीपल ये 6, ये भी है 3 2, सारे डिवाइजर है 6 के, तो ये ऑप्शन हमारा इसके लिए है। ये जो है इसका फॉर्म है। अभी देखिए ये इससे मिल रहा है ना, अभी हमने पढ़ा था कहीं पे, ये देखिए एक प्राइम नंबर भी है और वो डिवाइजर ऑफ 6 है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कि 2 और 3 आ रहा है, अगर इसमें हम 6 रख देते तो फिर वो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हट जाता उससे। यहाँ पे देखिए 6 के तो इतने डिवाइजर आ रहे थे, लेकिन इनमें से प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही थे, तो वो पूछ रहा था। मैथमेटिक्स तो ये तो सिर्फ सिंपली दे रखा है, मैथमेटिक्स इससे मैच करा देंगे क्योंकि मैथमेटिक्स से ही बना हुआ है, सारे लेटर्स यूज किए, रिपीटेशन वाले हटा दिए हमने बस। 1 3 5 7 9, ये देखिए ये ऑड नंबर से नेचुरल नंबर वाले, तो इसको हम इससे मैच करा देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए और इसको इसमें कन्वर्ट करना या इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट करिए। थोड़ा टाइम, डेडिकेशन, थोड़ी मेहनत जो लगती है उसको आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज शेयर करिए। आगे मिलते हैं। थैंक यू।